तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 5 HC प्रॉब्लम्स फ्रॉम रिलेटिव मोशन, जो कि आई बिलीव एवरी नीट जेईई एस्पिरेंट शुड नो। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स क्विकली सॉल्व दोस क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है 6 पार्टिकल्स के बारे में, कि एक हेक्सागन है, उसके ऊपर 6 पार्टिकल्स पड़े हैं, एक रेगुलर हेक्सागन है, and it is given in the question that each of that particle moves towards the other and it maintains a direction towards the other। अभी maintains का मतलब क्या होगा, एक बार डायग्राम बना के समझते हैं। ठीक है, चलो तो and let's do one thing, rather than solving it for a hexagon first, पहले हम लोग ना इसी चीज को एक ट्राइंगल के लिए, दैट इज 3 पार्टिकल्स के लिए ट्राई करते हैं। फिर जब वो प्रॉब्लम हो जाएगी हमसे, तो हम लोग उसी को एक्सटेंड कर देंगे 6 पार्टिकल्स के लिए। ठीक है, तो लेट्स मी ड्रॉ अ ट्राइंगल फर्स्ट। तो मेरे पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है, और ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है विद अ साइड लेंथ ऑफ ए। इसके तीनों कॉर्नर्स पे यहाँ पे एक एक पार्टिकल है। एंड क्लासेस में मैं यूजुअली क्वेश्चन कराता हूं, तो आई यूजुअली यूज द वर्ड कि 3 ants आर सिटिंग ऑन द ईच कॉर्नर। सो ये हमारे पास ए है, ये हमारे पास बी है, और ये हमारे पास सी है। ठीक है, और क्वेश्चन में हमको ये कहा जा रहा है कि each particle moves at a speed v, and the most important part is maintains a direction. Now what do we mean by maintains a direction towards the other particle? Does it mean कि जो a पार्टिकल है वो हमेशा b की तरफ मूव करता है, मतलब इस लाइन के along मूव करता है, and similarly b moves along this line and c moves along this line? Does this mean it? Actually no, इसका ये मतलब नहीं है। What does this mean is कि सपोज लेट्स से बहुत ही छोटे से इंटरवल के लिए ए पार्टिकल आगे बढ़ता है। ठीक है, तो माना कि ए पार्टिकल थोड़े से टाइम इंटरवल के लिए आगे बढ़ा, और वो पार्टिकल अब यहां पहुंच। दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ ए, लेट्स मी कॉल इट ए डैश। सिमिलरली नाउ बी इज फॉलोइंग सी, एंड बी हमारा सी पॉइंट की फॉलो करते करते लेट्स से यहां पहुंच गया। प्लीज अंडरस्टैंड, मैं बहुत इट्स बी डैश, मैं बहुत छोटे छोटे इंस्टेंस ले रहा हूं। ओके, सो अगर तुम्हें लग रहा है कि काफी लार्ज इंस्टेंट, दैट्स अ वेरी टाइनी लिटिल इंस्टेंट। एंड सिमिलरली सी इज गोइंग टू मूव टुवर्ड्स ए एज all of them are following each other. So this is a C dash, this is the new position. Okay, now as per the question, A dash जो है वो अब कंटिन्यू नहीं करेगा इस डायरेक्शन में, वो हमेशा B को फॉलो कर रहा है। It is maintaining a direction towards B. Now actually A will move in this direction, and similarly B will move in this direction, and similarly C will move in this direction. Okay, so देखते हैं, अब जो A है वो इस डायरेक्शन में मूव होना स्टार्ट करेगा, एंड B इस डायरेक्शन में मूव करेगा, और C इस डायरेक्शन में। So these are going to be the 3 positions. Let me call it A double dash, this is B double dash, and this is C double dash. And again I'm taking a very very small instant. पर जैसे ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, the new positions, as per the new positions, now they are going to move. A will move in this direction, B will move in this direction, and C is going to move in this direction. So they are going to move a little bit further away. These are going to be the 3 new positions. अब अगर मैं फिर से देखता हूं, तो ये पार्टिकल इधर मूव करेगा, ये पार्टिकल इधर मूव करेगा, ये पार्टिकल इधर मूव करेगा। द की कंसेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग इज दैट ये तीनों लोग जो हैं, ये तीनों पार्टिकल्स हैं, हर वक्त एक इक्विलेटरल ट्रायंगल अपने बीच में बना के चलते हैं, और वो जो ट्रायंगल है वो छोटा होते जा रहा है। इवेंचुअली वो ट्रायंगल इतना छोटा हो जाएगा कि वो ऑलमोस्ट एक पॉइंट बन जाएगा, दैट इज यहां पे जाके एक पॉइंट बन जाएगा, एंड ऑल द 3 पार्टिकल्स आर इवेंचुअली गोइंग टू मीट ओवर हियर, एंड बाय द सिमेट्री हमको समझ में आ जाएगा कि वो पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा, दैट इज गोइंग टू बी द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल। ओके, और अगर मैं सोच के चलूं, तो इफेक्टिवली मेरा ए का मोशन कैसा था? ए इज अ कर्व्ड मोशन फ्रॉम हियर टू हियर, बी इज अ कर्व्ड मोशन फ्रॉम हियर टू हियर, और सी का कर्व्ड मोशन कुछ ऐसा है। ओके, लेट मी जस्ट रीड्रॉ इट। सी का कर्व्ड मोशन कुछ ऐसा है।
तो ये तीनों पार्टिकल्स एक कर्व्ड मोशन परफॉर्म करके इवेंचुअली ये तीनों एक ही जगह पे मीट करेंगे, दैट इज द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। ठीक है, नाउ पूछा जा रहा है हमसे कैलकुलेट द टाइम द पार्टिकल्स विल टेक टू मीट ईच अदर। तो इसके लिए हम लोग रिलेटिव मोशन की हेल्प लेने वाले हैं। तो मैं एक दोबारा से डायग्राम बनाता हूं। तो देखो भाई, ये रहे हमारे वो ट्रायंगल जिसपे तीन पार्टिकल्स है। मैं किसी भी दो पार्टिकल्स की बात कर लेता हूं, बिकॉज मीट तीनों कर रहे हैं, बट कोई भी दो पार्टिकल्स मीट करने का टाइम देख लो, इवेंचुअली थर्ड विल आल्सो मीट एट द सेम टाइम। तो दिस इज माय फर्स्ट पार्टिकल ए, दिस इज माय सेकंड पार्टिकल बी। ये जो पार्टिकल है ए हमेशा बी की तरफ मूव करेगा और बी हमेशा सी की तरफ मूव करेगा इन सच अ वे कि वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना रहे हैं। मतलब हमेशा एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होने वाला है, 60 डिग्री। किसी भी पॉइंट पे देख सकते हो एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी 60 डिग्री। अगर मैं दोनों की अप्रोच वेलोसिटी देखता हूं, देखो भाई, ए इधर जा रहा है v की स्पीड से, बी इधर जा रहा है v की स्पीड पे। अगर मैं अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम देखता हूं तो मेरी टोटल वेलोसिटी विल बी v, दैट इज a, और b जो b की है v cos 60, तो v cos 60। सो एक दूसरे को अप्रोच करने की जो हमारी वेलोसिटी हो जाएगी, दैट वुड बी v प्लस v cos 60, वेयर v cos 60 विल बी v by 2, सो दैट इज 3v by 2। इफेक्टिवली यू कैन से कि ए और बी एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं 3v/2 की स्पीड पे, और उनके बीच में इनिशियल डिस्टेंस कितना है a, वो हमेशा एक दूसरे की तरफ 3v/2 से बढ़ रहे हैं, वेयर a डिस्टेंस उनको कवर करना है। सो द टाइम टेकन विल बी इक्वल टू, दैट इज इनिशियल डिस्टेंस a एंड 3v/2 इज द स्पीड, तो आंसर इज 2a/3। तो इतने टाइम के बाद ये तीनों पार्टिकल्स आके सेंट्रॉइड पे जाके कोलाइड कर। ओके तो अब इसी प्रॉब्लम को हम लोग 6 पार्टिकल्स के लिए एक्सटेंड कर देते हैं। मतलब हम लोग अब हेक्सागन कंसीडर करेंगे। तो लेट मी ड्रॉ हेक्सागन। सो दिस वाज आवर ओरिजिनल प्रॉब्लम कि टोटल 6 पार्टिकल्स हैं और 6 के 6 पार्टिकल्स अगले पार्टिकल को मेंटेन कर रहे हैं उसके डायरेक्शन में अपनी वेलोसिटी। तो हमको देखना है कि वो लोग कितने देर बाद मिलने वाले हैं। ठीक है, सो 3 पार्टिकल्स का क्लियर है। तो एक काम करो रियांश, यू कैन जस्ट ट्राई दिस प्रॉब्लम इफ यू कैन सॉल्व इट। So this question is also similar. We can consider सिर्फ मतलब दो पार्टिकल्स कंसिडर करने से ही हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा फर्क क्या है कि इंस्टेड ऑफ गोइंग टूवर्ड्स ईच अदर, इनकी जो वेलोसिटीज हैं वो थोड़ी सी हम कह सकते हैं अवे फ्रॉम ईच अदर जा रहे हैं ये। क्योंकि अगर हम इसका ड्रॉ करें ए का वेक्टर एंड हमारा बी का वेक्टर, we can see A and B are not exactly going towards each other. तो यहां पे हमें जब हम अप्रोच वेलोसिटी निकालेंगे, we'll have to minus the components in the same direction. V approach is equals to V minus V cos 60 degrees. So we can say it's V by 2 and the time would be the relative distance that they have to cover, which is the side of hexagon A divided by V by 2. करेक्ट, एग्जैक्टली। सो बेसिकली ये प्रॉब्लम थोड़ा डिफरेंट इसलिए हो गई है कि इस बार पार्टिकल अप्रोच नहीं कर रहे हैं ना। जैसे ट्रायंगल वाले केस में क्या था कि ये पार्टिकल और ये पार्टिकल, अगर मैं इसका कंपोनेंट बनाता था, वो कंपोनेंट टुवर्ड्स द पार्टिकल अप्रोच आता था यहाँ पे, मतलब एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब मैं इसका एक कंपोनेंट बना रहा हूं तो इट इज मूविंग फर्दर अवे, जिसके कारण जो नेट वेलोसिटी है वो इस बार v प्लस v बाई v cos 60 की जगह v माइनस v cos 60 हो जाएगी। और यहाँ पे 60 डिग्री एंगल इसलिए बिकॉज एक रेगुलर हेक्सागन है और रेगुलर हेक्सागन का हर एंगल कितना होता है, 120 डिग्रीज होता है। एंड ऑल्सो कि जो यहाँ पे टाइम जो निकल के आया, ये कहां पे मीट करेंगे इतने टाइम के बाद, वो एग्जैक्टली सेंटर ऑफ द हेक्सागन के ऊपर मीट करने वाले हैं। ठीक है, सो आई होप द प्रॉब्लम इज क्लियर। तो अगले प्रॉब्लम के ऊपर बढ़ते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी के ऊपर। टू फ्रेंड्स ए एंड बी आर स्टैंडिंग अ डिस्टेंस x अपार्ट इन एन ओपन फील्ड एंड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे हमें बोला गया है कि दो फ्रेंड्स हैं जो हमारे एक फील्ड के ऊपर खड़े हुए हैं। तो
तो लेट्स से दीज आर दोस टू पीपल, ठीक है जी। तो एक को हम लोग ए नाम दे देते हैं और दूसरे को हम लोग बी नाम दे देते हैं, एंड देयर डिस्टेंस एक्स अपार्ट। ओके, एंड विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी। तो यहाँ पे जो विंड है वो ए से बी की तरफ फ्लो कर रही है। तो देखते हैं क्या इंपॉर्टेंस है इस विंड की, लेट्स विल सी फर्दर, आगे बता रखा होगा। सो विंड इज ब्लोइंग फ्रॉम ए टू बी, ए बीट्स द ड्रम एंड बी हियर्स द साउंड। तो यहाँ पे जो ए है ये एक ड्रम बजा रहा है, ठीक है जी। सो ए एक ड्रम बजा रहा है और ये जो बी पार्टिकल है ये इस ड्रम को सुन रहा है। ओके, after he sees the event, A and B interchange their position and the experiment is repeated. चलो इसको हम बाद में देखते हैं। This time B hears the drum T2 time. Okay, that's fine. Calculate the velocity of sound in still air V. तो यहाँ पे velocity of sound हमको V निकालने के लिए पूछा गया है, and the velocity of wind, sorry, this is velocity of wind U, and velocity of sound जो है यहाँ से जो ड्रम की जो साउंड है वो हमारी B से ट्रेवल करती है still air। अब विंड का साउंड से क्या लेना देना है, पहले ये समझना पड़ेगा अपने को क्वेश्चन में। देखो जो साउंड है, साउंड को ट्रैवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए, ठीक है। तो लेकिन अगर मीडियम इटसेल्फ ऑलरेडी उस डायरेक्शन में बढ़ रहा है तो जो इफेक्टिव साउंड है वो इंक्रीज हो जाने वाली है। जैसे कि आप एग्जांपल लो, डाउनस्ट्रीम की बात करते हैं, है ना। जैसे डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन आते हैं कि एक रिवर, एक डाउनस्ट्रीम जो रिवर फ्लो कर रहा है उसके अलोंग अगर हम लोग जा रहे हैं अपनी बोट लेके, तो हमारी स्पीड और जो रिवर की स्पीड है वो एड अप होकर टोटल स्पीड हमें मिल जाती है। सेम चीज यहाँ पे कि अगर मीडियम एयर पार्टिकल्स ऑलरेडी मूव कर रहे हैं, उसमें जो साउंड है वो फर्दर उसकी स्पीड एड अप होके तो टोटल स्पीड हमारी जब सेम डायरेक्शन में होगी तो वो स्पीड टोटल v प्लस यू हो जाने वाली है। और कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, टाइम विल सिंपली बी इक्वल टू डिस्टेंस दैट इज x डिवाइडेड बाय द नेट स्पीड दैट इज v प्लस यू, और इसको हमें क्वेश्चन में t1 बताना। फिर इन्होंने बोला कि इसी चीज को हम लोग रिपीट करते हैं बट ए और बी की पोजीशंस को इंटरचेंज करके, मतलब ए हमारा यहां पे आके ड्रम बजाएगा, बी अब यहां पे पहुंच जाएगा। द ओनली डिफरेंस दिस विल बी कि जो v है और u है इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगे। सो हमारी जो नेट स्पीड है दैट इज गोइंग टू बिकम v माइनस यू, अगेन x डिवाइडेड बाय v माइनस यू। इस बार हमको जो टाइम है वो t2 लगता है। तो दो इक्वेशन बन गई, t1 इज इक्वल टू दिस मच एंड t2 इज इक्वल टू दिस मच। अब इनको यूज करके ये दो इक्वेशंस, फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड इक्वेशंस, इनको यूज करके हमें v और u की वैल्यूज निकालने के लिए पूछा गया है। टू इक्वेशंस, टू वेरिएबल्स, वेरी इजीली सॉल्वेबल। सो आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है जी। तो इसका सेकंड पार्ट आई वुड से रियांश यू शुड ट्राई दिस क्वेश्चन। तो सेकंड पार्ट में हमको ये चीज बोली गई है कि इस बार जो साउंड है वो ना तो विंड के अलोंग है और ना ही विंड के ऑपोजिट है, ये परपेंडिकुलर दे रखा है क्वेश्चन में। तो ठीक है, चलो एक बार डायग्राम बना के दे देता हूं। Suppose A and B change their position in such a way that the line joining them becomes perpendicular to the direction of it। ठीक है जी। तो बिल्कुल सिमिलर चीज बनाते हैं कि ये हमारा A पर्सन है, ये हमारा B पर्सन है, यहां पे ये ड्रम बजा रहा है, ठीक है जी। अब जो विंड है, इस बार जो विंड फ्लो कर रही है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में सपोज फ्लो कर रही है u। नाउ जस्ट ट्राई आउट दिस क्वेश्चन अगेन, बाकी सारी चीजें सेम रह रही हैं, दैट इज x इज द सेपरेशन डिस्टेंस। Now again you are supposed to find out what is the time taken for the sound to reach this person. This is B. तो अब हम यहाँ पे क्या देखेंगे कि हम ड्रम को एक पॉइंट सोर्स कंसिडर कर सकते हैं, एंड एक पॉइंट सोर्स क्या करता है, वो हर डायरेक्शन में एनर्जी एमिट करता है, एंड यहाँ पे साउंड वेव की फॉर्म में। तो अब जो ये ड्रम है हमारा, ये डायरेक्टली टुवर्ड्स बी भी एमिट कर रहा होगा, ऊपर साइड पे नीचे हर डायरेक्शन में ड्रम साउंड एमिट कर रहा होगा। बट अब प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे विंड भी आ चुकी है जो कि अलोंग द ड्रम नहीं है बट परपेंडिकुलर है। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में सर ने हमको डाउनस्ट्रीम वाले क्वेश्चन का एग्जांपल दिया कोरिलेट करने के लिए, यहीं पे हम रिवर बोट वाला एग्जांपल देख सकते हैं। अगर हमारी बोट जो है रिवर के फ्लो के परपेंडिकुलर जाना ट्राई करेगी तो उसकी एक्चुअल वेलोसिटी तो कुछ ये दोनों वेक्टर्स एड अप होके कुछ और हो जाएगी ना। सो एग्जैक्टली हियर यहाँ पे भी यही होने वाला है। ये जो हमारा v वेक्टर है एंड जो हमारा u विंड के जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है,
ये भी एड अप होके इस डायरेक्शन में चली जाएगी वी नेट। तो अब ये वाली यहाँ पे साउंड निकली तो ये तो बी तक पहुंचेगी ही नहीं, ये तो कहीं ऊपर चली जाएगी। सो इंस्टेड जो इस डायरेक्शन में हमारी साउंड एमिट हो रही है वो अल्टीमेटली कुछ घूम घुमा के बी के पास पहुंच जाएगी। एग्जैक्टली सही पॉइंट है बिल्कुल, कि इस बार ये जो डायरेक्ट साउंड जो रिलीज हो रही है ये कभी इसके पास पहुंचेगी नहीं, ये इनफैक्ट ऊपर चली जाएगी। सो इसके पास एक्चुअली साउंड पहुंच कौन सी रही है, जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिलीज हुई थी, अब वो यू के कारण ऊपर की तरफ जाके फाइनली वो इसके पास पहुंच जाएगी। इसलिए हमको इस पर ये साउंड नहीं देखनी, हमको ये वाली साउंड कंसिडर करनी है, ये वाली साउंड वेव कंसिडर करनी है। ठीक है, ओके कंटिन्यू। तो अब यहीं पे बस हम वेक्टर सम करेंगे इनका, जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट एंगल इनके बीच में निकल के आएगा। एंड यहाँ पे जब हम ट्राइंगल लॉ लगाएंगे, ये वाला हमारा वी नेट निकलेगा एंड राइट एंगल ट्राइंगल है, सो वी कैन यूज पाइथागोरस। वी नेट इज इक्वल टू रूट ऑफ वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। करेक्ट। तो पिछले क्वेश्चन का फॉलो अप पार्ट ही है, v and u we can consider to be given quantities, so time comes out to be the distance x divided by the net velocity root of v square माइनस यू स्क्वायर। करेक्ट, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये जो साउंड रिलीज हो रही है एट द एंड, मतलब ये जो साउंड रिलीज हो रही है, इसको अगर मैं इस वेक्टर में जोड़ देता हूं तो इवेंचुअली हमें इस डायरेक्शन में साउंड, वो वाली साउंड इसको सुनाई देगी। सो हमने ये v जो एक्चुअली साउंड इसने रिलीज करी, ये हमारी विंड की स्पीड, और इसके कारण जो फाइनली जो हॉरिजॉन्टल जो हमें टोटल अप करके बनेगी वो इस पार्टिकल के पास पहुंचेगी, एंड दिस इज गोइंग टू बी v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, मतलब ये दोनों पार्ट से काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं। तो अगली प्रॉब्लम देखते हैं। A police inspector in a jeep is chasing a pickpocket on a straight road. The jeep is going at its maximum speed v. तो यहाँ पे बेसिकली एक चोर पुलिस की कहानी है। तो वी हैव अ पुलिस ओवर हियर। तो ये हमारा एचसी वर्मा का ही एग्जांपल ऑफ द सॉल्यूशन है, तो मैंने उसी का एक स्क्रीनशॉट लगाया है। पुलिस एंड दिस इज अ थीफ। तो यहाँ पे जो पुलिस है ना, वो थीफ को चेज कर रही है। द थिंग इज कि पुलिस हमारा एक यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है, दैट इज अ कांस्टेंट वेलोसिटी v पे ट्रैवल कर रही है। लेकिन जो थीफ है, द pickpocket rides on the motorcycle of a waiting friend when the jeep is at a distance d away and the motorcycle starts with a constant acceleration d. लेकिन जो ये थीफ है, ये इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करता है, मतलब रेस्ट से अपना मोशन स्टार्ट करता है, पर इसके पास क्या है, इसके पास एक एक्सेलरेशन है। ओके, सो इट्स लाइक पुलिस पीछे है, कितना पीछे है, d डिस्टेंस, और थीफ आगे है। द थिंग इज कि पुलिस के पास मोशन है पर थीफ रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, तो इन दिस केस जो पुलिस है, पुलिस हमारी थीफ को कैचअप करना स्टार्ट कर देगी, बिकॉज पुलिस के पास ज्यादा स्पीड। बट क्योंकि थीफ के पास एक्सेलरेशन है तो उसकी स्पीड बढ़ने लगेगी। सो वी हैव टू चेक कि क्या पुलिस हमारी जो थीफ को पकड़ पाएगी कि नहीं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग ऐसा अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से इफ पॉसिबल पुलिस कैचेस द थीफ आफ्टर t सेकंड्स। तो हमने यहाँ पे मान के चल लिया कि t सेकंड्स के बाद अगर पकड़ रही है, तो ऑब्वियसली लेट्स टेक अ पॉइंट कि यहाँ पे मान लो थीफ को पुलिस पकड़ लेगी। तो इन दिस t सेकंड्स हमारा जो थीफ है ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। आई होप दिस इज वेरी क्लियर, बिकॉज इट्स अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और u कितना है, 0 है। और ये सेम t सेकंड्स में हमारी जो पुलिस है, पुलिस कितना डिस्टेंस कवर करेगी, क्योंकि पुलिस यूनिफॉर्म मोशन परफॉर्म कर रही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, v इनटू t कवर करेगी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या बन के आएगी, इक्वेशन बन के आएगी कि टोटल दिस vt, और क्वेश्चन में ये डिस्टेंस अपने को d दे रखा है, सो vt इज इक्वल टू d प्लस हाफ at स्क्वायर। और यही तुम इक्वेशन यहाँ पे देख सकते हो। इसी को एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने जब सॉल्व किया, सॉल्व करके हमारे पास ये आंसर आया। हमने बोला कि अगर हमारा t पॉसिबल था, मतलब t की फिर कुछ रियल वैल्यू निकल के आनी चाहिए, तो t की रियल वैल्यू होने के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। सो v स्क्वायर माइनस 2ad शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे v कितना आ गया, ग्रेटर देन रूट 2ad आ गया। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू, बिकॉज डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू भी हो सकता है, इक्वल रूट्स भी हमारे सेटिस्फाई कर देंगे। So that's the solution which HC Verma has given. But I would say कि क्या हम इसको बेटर कर सकते हैं, क्या हम इसमें रिलेटिव मोशन को यूज कर सकते हैं? The answer is yes. तो एक बार रिलेटिव मोशन वाली अप्रोच को
ट्राई करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से ये हमारे पास पुलिस की गाड़ी है, ठीक है, और ये हमारे पास थी। Obviously, thief started from rest with an acceleration a, but the police was moving at a constant speed. Okay, so Riyaz, try this question. तो रिलेटिव मोशन वाली अप्रोच से इसको कैसे सोचना है? तो थीफ आ गया, थीफ ने पुलिस को देखा एंड ये एकदम से एक्सेलरेट करने लग गया। बट अब अगर हम इसके पीछे, मान लो थीफ के पीछे कोई बंदा बैठा है, उसके पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो उसको क्या लगेगा कि पुलिस की जो गाड़ी जो एक्चुअली में कांस्टेंट स्पीड से आ रही है, उसकी स्पीड कम होने लग गई, क्योंकि वो तो अपने आप को रेस्ट पे मानेगा। उसे लगेगा कि जो पुलिस की जीप पीछे आ रही है उसकी स्पीड कम होने लग गई। तो फिर रिलेटिव मोशन से इसको कैसे करेंगे? लेट्स सी। हम क्या मानेंगे, हम अपना मतलब फ्रेम क्या लेंगे कि हमारा जो थीफ है वो एक्चुअली रेस्ट पे है एंड हमारी जो पुलिस की जीप है जो पीछे से आ रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये रिटार्ड कर रही है एंड उसकी रिटार्डेशन कितनी है? जितनी एक्सेलरेशन है यहाँ पे। सो हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स फिर यूज करेंगे, relative distance to be covered, d is equals to the initial velocity, the initial relative velocity actually, because यहाँ पे जो हम सारी इक्वेशन है रिलेटिवली ही देखेंगे, ये इनके बीच में रिलेटिव डिस्टेंस है, यही हमने वैल्यू डाली है, तो इनिशियल वेलोसिटी भी रिलेटिव ही लेंगे, v t। अब यहाँ पे प्लस डालेंगे या माइनस, अगेन मैंने बोला विद रिस्पेक्ट टू द थीफ उसको लगेगा कि जो जीप है वो स्लो डाउन कर रही है, सो विल यूज रिटार्डेशन नेगेटिव। सो इक्वेशन हमारी अल्टीमेटली यही सेम इक्वेशन बन चुकी है, सेम ही वे से सॉल्व होएगी। सो दिस इज द अप्रोच। सो व्हाई रिलेटिव मोशन इज बेटर? क्योंकि इसकी एप्लीकेशंस और भी बहुत जगह आ जाती हैं। अगर आप ज्यादा क्वेश्चंस ऐसे ट्राई करो तो आप पेपर में भी आपको वही स्ट्राइक करेगा एंड इट इज मच मोर एफिशिएंट। हाँ, मतलब मच मोर बेटर इसलिए क्योंकि तुम्हें यहाँ पे देखो दो लोगों का मोशन हमको कंसिडर करना पड़ा, है ना। लेकिन अभी इस अप्रोच में हम लोग एक पार्टिकल को रेस्ट पे मान लेते हैं, इसका मोशन खत्म कर दिया, इसका मोशन खत्म करके वो भी हमने इसी को प्रोवाइड कर दिया और हम लोग सिर्फ एक ही पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करते हैं, सो इसलिए बेटर है। बट व्हाट आई थिंक रियांश, आई थिंक इससे भी बेटर अप्रोच से हम लोग सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि अभी तो देखो ना फिर भी तुमको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। हम लोग इस रिलेटिव को ही लगा के हम लोग दूसरी इक्वेशन यूज कर सकते थे। अब ये वाली अप्रोच देखो, हमने इसको रेस्ट पे कर दिया, ठीक है। जब इसको रेस्ट पे कर दिया, हमने मान लिया कि ऑब्वियसली रिटार्ड कर रहा है विद एन एक्सेलरेशन बैकवर्ड्स। कितनी हो जाएगी इसकी एक्सेलरेशन? a बैकवर्ड्स हो जाएगी, मतलब a इज द माइनस a इज द एक्सेलरेशन या a इज द रिटार्डेशन, करेक्ट। वी कैन सिंपली से कि यार जब ये पार्टिकल रेस्ट पे ही आ चुका है, ये एक रेस्ट पे, इसको थीफ समझो ही मत, इसको एक दीवार ही समझ लो, एक वॉल समझ लो यार, इसको कोई भी एक डेस्टिनेशन है, ब्रेकिंग डिस्टेंस। एग्जैक्टली, ये एक डेस्टिनेशन है ये तुम्हारी। क्या तुम v की स्पीड से स्टार्ट करके a की रिटार्डेशन के साथ क्या तुम इस दीवार में हिट कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? सिर्फ इतना कैलकुलेट कर लो। वी कुड हैव सिंपली यूज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ऑब्वियसली क्योंकि हम रिलेटिव मोशन कर रहे हैं तो सारी क्वांटिटीज रिलेटिव आ जाएंगी। सॉरी, तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि हिट कर मतलब क्या तुम यहाँ पहुंच सकते हो? पहुंचने का मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी पहले ही स्पीड जीरो हो जाएगी, मतलब क्या ऐसा तो नहीं कि वी पहले ही जीरो हो जाएगा। और यू कितना था हमारे पास यहाँ पे? v माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए की माइनस ए इंटू एस आर, और एस आर कितना था हमें? डी डिस्टेंस, या हम एस आर कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। ये एस आर जो है, ये एस आर हमारा कम से कम कितना होना चाहिए? डी होना चाहिए, वो हमारा ब्रेकिंग डिस्टेंस का exactly. बन जाता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास एस आर निकल के आ गया वी स्क्वायर अपॉन 2a। हमारा ये जो वी स्क्वायर बाई 2a है, दिस शुड एटलीस्ट बी इक्वल टू डी। अगर ऐसा हो गया तो हमारी सिचुएशन बन गई एंड यू कैन सी v इज ग्रेटर देन 2ad। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अप्रोच इवन बेटर है, तो तुम्हें क्वाड्रेटिक भी सॉल्व नहीं करनी पड़ेगी, बेसिकली इक्वेशन दूसरी यूज करके ज्यादा बेटर है। इक्वेशन दूसरी यूज कर लेनी चाहिए थी। दिस इज आई होप बेटर, ठीक है। तो अलग अलग अप्रोचेस दिखा दी, मतलब एक तो तुम्हें जो हमें एक्चुअली बुक में दे रखी है वो अप्रोच हो गई, और रिलेटिव में भी तुमको दो इक्वेशंस यूज करके दोनों अलग तरीके से कैसे सोचा वो भी समझ में आ गया होगा। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम।
So a man running on a horizontal road at 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली। तो यार ये रेन मैन वाले प्रॉब्लम्स और स्विमर रिवर वाले प्रॉब्लम्स ये एक अलग ही कैटेगरी ऑफ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं रिलेटिव मोशन में, विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी जेई एंड नीट एस्पिरेंट। तो एक बार जल्दी से देखते हैं। अ मैन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड एट 8 किलोमीटर पर आवर फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली। फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली मतलब अगर कोई भागते हुए उसको लगता है रेन नीचे हो रही है, एक्चुअली में नहीं रेन नीचे हो रही होगी, उसको लगता है, मतलब ये क्या है, दिस इज रेन विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन, रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। तो अब क्वेश्चन देखते हैं। इन्होंने कहा कि अगर कोई पर्सन राइट की डायरेक्शन में भाग रहा है, तो मैं इसको ना वीएम बोल देता हूं, वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है। पर्सन रनिंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, तो लेट्स से इट इज ही इज रनिंग राइट, और ये कितनी वैल्यू दे रखी है, वी आर गिवन 8 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द रेन फॉलिंग वर्टिकली, ठीक है। तो मतलब ये हम यहां पे हमें दे रखा है VRM, ठीक है जी, वेक्टर भी बना देते हैं, वेक्टर्स VRM। ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 12 किलोमीटर पर आवर। तो ये अपनी स्पीड को ऑल ऑफ अ सडन इंक्रीज कर लेता है, लेट्स डिफरेंट कलर फॉर दैट। तो इसने अपनी स्पीड को 8 की बजाय 12 कर लिया। अगेन दिस इज BM ओनली, और यू कैन कॉल इट BM डैश इफ यू वांट टू, एंड ये स्पीड उसने कर ली है 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अच्छा एक चीज समझनी है अपने को, क्योंकि ये VM है और ये VRM है, VRM का मतलब क्या होगा, VR माइनस VM, है ना। तो दिस इज VM, दिस इज VR माइनस VM। अगर मैं दोनों को ऐड करता हूं, VR माइनस VM प्लस VM, VM VM कैंसिल, तो दोनों वेक्टर्स का सम क्या होना चाहिए, VR होना चाहिए, मतलब जो एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ द रेन है। मतलब अगर मैं पहले वाले पार्ट से यूज करता हूं, इसको भी लेके आ रहे हैं हम लोग, डोंट वरी। तो हमारे पास ये VR आ गया निकल के, ठीक है जी। So this is VR rain. So this is VM, this was initial VM, this was VRM, और इनको ऐड करके VR बन गया। अब क्वेश्चन दोबारा से एक बार रीड कर रहे हैं। He increases his speed to 12 किलोमीटर पर आवर and finds that the drop makes angle 30 डिग्री with the vertical। तो अभी बेसिकली क्या होता है कि जब ये पर्सन अपनी स्पीड को फास्ट करता है, तो उसको रेन अब लगने लग जाता है कि 30 डिग्री एंगल के ऊपर हो रही है। One key thing you have to understand in this question is कि भाई देखो, तुम्हारे तेज भागने से रेन को कोई फर्क नहीं ना पड़ रहा भाई, रेन एक्चुअली तो जिधर हो रही है उधर ही हो रही है। मतलब VM को चेंज करने से VR चेंज नहीं होगा, द ओनली थिंग दैट इज गोइंग टू चेंज इज VRM। VR अभी भी वहीं का वहीं है, ठीक है। भगवान ने बारिश नहीं स्लो कर देनी है उसकी वजह से। तो लेट्स जस्ट सी कि हमें, अगर मैं फिर से इन दोनों का रिजल्टेंट निकालता हूं, द रिजल्टेंट शुड स्टिल बी VR। मतलब पहले ये व्हाइट वालों का रिजल्टेंट ये रेड था, अभी अगेन ये ग्रीन वालों का भी रिजल्टेंट रेड। अगर मैं और तेज हो जाऊंगा ना, ये और पीछे हो जाएगा, सच दैट हमारा ये रिजल्टेंट अभी भी सेम ही रहेगा। मतलब रेन नहीं चेंज होने वाली है, रेन तो जिधर हो रही है उधर ही हो रही है। द ओनली थिंग्स आर चेंजिंग इज VM एंड VR। ओके, सो नाउ क्वेश्चन क्या है, फाइंड द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑफ द रेन विद रिस्पेक्ट टू रोड। तो अपने को बस यही जो रेड वाली क्वांटिटी है, ये सब चीजें हमको सॉल्व करनी है इस क्वेश्चन में। ओके चलो, तो इस क्वेश्चन में हम लोग इस एंगल को पहले कुछ थीटा मान लेते हैं, ठीक है जी। सो वी कैन सिंपली से कि ये जो हमारे पास VR है, VR का cos थीटा हमारा VRM है, और VR का जो sin थीटा है वो हमारा 8 के बराबर है। तो नंबर वन इक्वेशन दैट इज VR sin थीटा इज इक्वल टू 8, ठीक है जी। कि इसका जब मैं sin थीटा निकालूंगा तो हमारा ये 8 के बराबर निकल के आ गया। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, ओके। अब सेकंड इक्वेशन हम लोग सेकंड इंफॉर्मेशन को यूज करेंगे। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि जो मुझे लग रही है कि रेंज इधर हो रही है, दैट इज VRM डैश, इसके परपेंडिकुलर मैं एक लाइन बना देनी, ठीक है जी। सो मैं एंगल मार्क कर देता हूं। तो ये एंगल जो टोटल एंगल है, ये मेरे लिए 90 डिग्री है। अब ये व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर लाइन, सोच के देखते हैं। देखो, अगर मुझे लग रहा है कि रेन वर्टिकली डाउनवर्ड्स हो रही है, जस्ट एग्जांपल लेके चलते हैं, अगर मुझे लगे कि रेन डाउनवर्ड्स हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो रेन का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और जो मेरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो एक दूसरे को कैंसल आउट कर रहे हैं, बिकॉज मेरे पर्सपेक्टिव से रेन के पास कुछ भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट नहीं बचा।
मतलब मैंने रेन के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को कैंसिल कर दिया। सिमिलरली अगर मुझे लग रहा है कि रेन इस डायरेक्शन में हो रही है, तो इसके परपेंडिकुलर, जो ये मैंने येलो डॉटेड लाइन बनाई है, इसके परपेंडिकुलर जो रेन का कंपोनेंट है वो मैंने कैंसिल कर दिया। अब रेन का कंपोनेंट इसके लॉन्ग कितना है वो हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। तो देखो भाई, ये टोटल एंगल 30 प्लस थीटा हो गया। अगर मुझे इसका इधर निकाल, ये अलोंग कंपोनेंट cos 30 प्लस थीटा होता, लेकिन ये कंपोनेंट विल बी sin 30 प्लस थीटा। बेसिकली व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज कि इस डायरेक्शन में जो रेन का कंपोनेंट है और जो मेरा कंपोनेंट है, इन दोनों को मैं कैंसल आउट कर दूंगा, मतलब इक्वेट कर दूंगा, जिसके कारण मुझे लगेगा कि रेन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हुई है। ठीक है, सो लेट्स जस्ट डू इट नाउ। वी आर साइन 30 प्लस थीटा शुड बी इक्वल टू 8। अच्छा, अगर ये एंगल हमारे पास दिस एंगल शुड ऑल्सो बी इक्वल टू 30 डिग्री, राइट? बिकॉज देखो ना, ये पूरा जो एंगल है ये 120 डिग्री बना, 90 प्लस 30, और अगर इतना एंगल में राइट एंगल लेके चल रहा हूं 90, तो ये रिमेनिंग भी कितना बचेगा? 30 बचेगा। और हमको पता है एक एंगल छोड़ के दूसरा एंगल सेम होता है, तो 30 डिग्री, सो दैट वुड बी 12 cos 30 second equation. So these are the two equations that we are getting. अब इन दोनों equations को हमको solve करना पड़ेगा and we are going to get our answer. So as you can see, we have two variables. One is VR and the other is theta. ठीक है? So that's how you can do it. दोनों equations को divide कर दोगे तो तुम्हारे पास easily answer आ जाएगा. Okay, so अगला question देखते हैं. अगला question काफी हद तक similar है. An aeroplane has to go from a point A to another point B 500 kilometer away due 30 degree east of north. So this is our y-axis and this is our x-axis. तो अब प्लेन एक को जाना है, A से B जाना है, तो A को लेट से ओरिजिन मान के चल लेते हैं। तो A हमारे पास ओरिजिन है और मुझे B पे जाना है, और जो B पॉइंट है वो 500 किलोमीटर दूर है और 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ, कि नॉर्थ के ईस्ट में 30 डिग्री, मतलब ये हमारा वर्टिकल के साथ, या रेदर आई शुड से वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल दे रखा है। So this is point B, 30 degree this is given, and this is 500 kilometers. 500 kilometers. Okay. A wind is blowing due north at a speed of 20 meter per second. तो जो wind है वो north के direction में blow कर रही है, okay, at a speed of 20 meter per second. The air speed of the plane is 150 meter per second. Okay, so east of north, तो north के along हमारी wind है, wind की speed is given as 20 meter per second. The air speed of the plane is 150 meter per second. Find the direction in which the pilot should head the plane to reach the point B. देखो भाई, पायलट प्लेन ने A से B पहुंचना है, लेकिन अगर वो इस डायरेक्शन में ट्राई करेगा तो क्योंकि विंड ऊपर के डायरेक्शन में है, वो थोड़ा सा ऊपर और ज्यादा ऊपर जाके ऐसे चला जाएगा। सो द क्लियर थिंग इज दैट जो प्लेन है उसको हमें इस डायरेक्शन में उड़ाने की कोशिश करनी चाहिए। काम करते हैं, इस वेक्टर को ना हम यहाँ पे लेते हैं, ये हमारी विंड है बेसिकली। तो अगर मैं चाहता हूं कि मैं इस बी पॉइंट पे जाऊं तो डेफिनेटली मैं कहीं इस डायरेक्शन में ट्राई करूंगा। दिस इज फॉर श्योर दैट आई विल हैव टू प्लेन को, जो कि 150 मीटर पर सेकंड पे जा सकता है, ये 150 मीटर पर सेकंड पे इस प्लेन को मैं इस डायरेक्शन में ट्राई करूंगा, ताकि ये और जो हमारी विंड की स्पीड है ये मिला जुला के नेट मुझे बी की तरफ ले जाए। सो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू ट्राई। तो अगर देखा जाए तो ये बिल्कुल ही सिमिलर क्वेश्चन है, तो आई वुड से कि एक बार ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को। सो अप्रोच सेम ही रखेंगे कि जो रिजल्टेंट के मतलब परपेंडिकुलर हमारे कंपोनेंट्स हैं वो कैंसल आउट होने चाहिए। रिजल्टेंट वेलोसिटी 20 एंड 150 की कहाँ पे आएगी? अलोंग डी आएगी, जिस डायरेक्शन में पायलट जाना चाहता है। सो परपेंडिकुलर टू बी, हम यहाँ पे कंपोनेंट इस एंगल को हम
अल्फा ले लेते हैं, ये आप आगे जाके देखेंगे बहुत स्मॉल आने वाला है ये एंगल। सो हमारा और एंगल्स हमें, ये हमारा परपेंडिकुलर, ठीक है। सो 20 sin 30 बिकॉज विंड का इधर कॉस हो जाएगा अलोंग बी, एंड sin 30 परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट इज इक्वल टू, ये जो हमने एंगल अल्फा जो हम निकालेंगे 150 sin अल्फा। सो ये 10 हो गया। सो आर अल्फा कम्स आउट टू बी sin इनवर्स 1/15। तो हमने जो ये डायरेक्शन निकाली है विद रिस्पेक्ट टू हमारा ये ए बी निकाली है, साइन इनवर्स 1/15 ईस्ट ऑफ द ए बी लाइन, या फिर वी कैन से 30 प्लस साइन इनवर्स 1/15 ईस्ट ऑफ नॉर्थ। सो द सेकेंड पार्ट इज टाइम टेकन। अब टाइम टेकन के लिए हमें रिजल्टेंट निकालना पड़ेगा 20 एंड 150 का, डिस्टेंस हमें पता ही है। सो टाइम वुड बी 500 kilometers here, so we'll multiply it with 1000 divided by our resultant velocity. So resultant we can just add the components जो हमारे इस डायरेक्शन में आ रहे हैं, 20 cos 30 plus कोई दिक्कत नहीं होगी, and 150 again cos alpha. So अब हमारे पास sin alpha है एंड हमें प्रॉपर्टी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी पता ही है, cos अल्फा को हम कह सकते हैं रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। बेसिकली जो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1 वाली आइडेंटिटी होती है। अभी ये थोड़ी सी मुश्किल लग रही होगी बट ना रफली ये कैंसल आउट हो जाते हैं। सो 20 इंटू रूट 3/2 प्लस 150 1 minus sin alpha, sin square alpha, so 1/15 square 225। देखो रफली अगर आंसर निकालना है तुम इसको अप्रोक्सीमेटली देखा जाए तो कोई फायदा नहीं कोई रहा। कोई फर्क ही नहीं है हाँ, इसके तो इसको होने 1 ले ना लो, होने मतलब से, इसको 1 ही ले लाइक लो। 224/225 का रूट हार्डली मैटर्स, तुम इसको 1 ले सकते हो इतनी, अगर तुम ऑलमोस्ट आंसर निकालना चाहते हो। मतलब कहने का भी मतलब ये है कि देखो ना साइन अल्फा यहाँ पे 1/15 आ गया, मतलब साइन अल्फा इज अ वेरी वेरी स्मॉल क्वांटिटी, और साइन अल्फा स्मॉल है तो अल्फा इटसेल्फ इज अ स्मॉल क्वांटिटी, और एक स्मॉल क्वांटिटी का अगर मुझे कॉस निकालना भी पड़ जाए वो 1 ही आना है वैसे, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेट सा ये आंसर हमारे पास बन ही जाएगा। बेसिकली मतलब कोई ज्यादा यहाँ पे डायरेक्शन में डेविएशन है नहीं, कंपोनेंट लेने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली ना देखो ये वाली जो स्पीड है ये काफी ज्यादा है विंड की स्पीड से, तो थोड़ा सा ही तुमको इधर जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि ये 30 डिग्री विंड है तो उधर भी ज्यादा जाना है, तो थोड़ा सा एंगल जाना है, और इफेक्टिवली बहुत ज्यादा कुछ लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में डिफरेंस पड़ेगा नहीं। इवन इफ अगर तुम इस अल्फा को ऑलमोस्ट 0 के बराबर भी लेके सॉल्व करते हो तो लगभग कैलकुलेशन टाइम की सेम ही आने वाली है, ठीक है। बट हाँ, दिस इज द करेक्ट वे ऑफ सॉल्विंग, कि अगर पूरा इंटायरिटी में अगर सॉल्व करना है तो ऐसे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। 3000 seconds is equals to 50 minutes आगे। ठीक है, तो ये उसको 1 लेके निकाला, उसको 1 लेके हाँ निकाला है। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली इतना ही बनेगा, ज्यादा फर्क आएगा भी नहीं वैसे भी, ठीक है। चलो, तो ये प्रॉब्लम थी। अगर देखा जाए तो इन दोनों ही प्रॉब्लम्स में हम लोग सेम कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं, कि अगर मुझे लग रहा है कि यार रेन इस डायरेक्शन में जा रही है, मैंने जो रेन का मेरे जिस डायरेक्शन मुझे लग रहा है उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट को कैंसल आउट कर दिया मैंने अपनी वेलोसिटी से, तभी तो मुझे लगेगा कि रेन उस डायरेक्शन में हो रही है, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे भी है कि देखो भाई, अगर मुझे चाहिए कि इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आए तो इन दोनों के ऑब्वियसली जो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन कंपोनेंट्स है वो कैंसल आउट हो रहे होंगे, तभी तो रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है। सो दैट्स इट।